हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पर हमारे पास कौन सी होती है, आपके आरबीआई एग्जाम से रिलेटेड सर्क्यूलर्स की। तो आज इन्हीं को हम कवर करेंगे, जिसमें मैं आपको बेसिकली स्टैटिस्टिक्स भी समझाती जाती हूँ ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। तो आरबीआई ने प्रपोज कर रहा है कि कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स को बैंक्स के लिए ईज करेंगे। तो जिसमें कि इन्होंने कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल जो है उसको क्वार्टरली प्रॉफिट्स में, ठीक है, क्वार्टरली प्रॉफिट्स का इंक्लूजन सीईटी 1 के अंदर ऐड करने की बात की है। तो ड्राफ्ट अमेंडमेंट्स आई हैं, रिवाइज करेंगे गाइडलाइंस, इंक्लूड करेंगे क्वार्टरली प्रॉफिट्स सीईटी 1 कैपिटल में ताकि कंप्यूट करें करार को। देखो हमारे पास में ना क्या होता है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होता है जिसको आरबीआई को बोला जाता है कि 9% करार आपको मेंटेन करना है। आरबीआई हमें ऐसा बोलता है, बाज़ेल नॉर्म्स बोलते हैं 8% करना है। अब हमारे पास होती है टीयर 1 कैपिटल प्लस टीयर 2 कैपिटल अपॉन हमें बोला जाता है यहाँ पर रिस्क वेटेड एसेट्स। ठीक है, अब टीयर 1 कैपिटल क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास एक तो होती है कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल और एक होती है आपके पास में एडिशनल टीयर 1 कैपिटल। तो कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल जो है, एक तो वो आपकी किस में आ गई, वो आ गई आपके इस पर्टिकुलर टीयर 1 कैपिटल के अंदर। दूसरा, आरबीआई हमसे मेंटेन कराता है कैपिटल कंजर्वेशन बफर, जो कि गुड टाइम में आपको एक बफर मेंटेन करना होता है 2.5% का। इसमें भी जो कैपिटल हम यूज करते हैं वो CET1 दैट इज कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल को ही यूज करते हैं। अब आप कहेंगे मैम कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल क्या है? बैंक का कोर हाईएस्ट क्वालिटी रेगुलेटरी कैपिटल है, जिसमें कि कॉमन शेयर्स और रिटेन्ड अर्निंग्स आती हैं। रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होती है कि बैंक ने यहाँ पर आरबीआई ने अपना प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स को दे दिया, ठीक है, और जो बचा हुआ अमाउंट ऑफ कोर्स हमारी गवर्नमेंट है और कुछ अमाउंट अपने पास में हम रिटेन कर कर रखते हैं। तो वो रिटेन्ड अर्निंग्स और जो हमारे पास में पेड अप कैपिटल रहती है, ये सभी कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल का पार्ट होती हैं। तो ऑर्डिनरी शेयर्स आपके जैसे कि नॉर्मल इक्विटीज होती हैं, स्टॉक्स का सरप्लस, रिटेन्ड अर्निंग्स और जो हमारे पास में कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, ठीक है, अक्यूमुलेट कर कर उन सभी को हम लेकर चलते हैं। आपको अब ये याद रखना है कि कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल अगर हमें यूज करनी है तो उसमें हम गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स को अपना नहीं लेकर चलते। गुडविल क्या है कि जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में से टीसीएस है ना, तो टाटा की गुडविल है जिसकी वजह से उनको और भी ज्यादा कस्टमर्स मिलते हैं, तो उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे। या इंटेंजिबल एसेट्स को, जैसे हमारे पास में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होती है या फिर ट्रेडमार्क्स होते हैं, उन सबको हटा देते हैं। तो ये सब आता है आपका कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल में। अब आरबीआई बोल रही है कि वो जो आप रिटेन्ड प्रॉफिट रखते हैं उसमें आप क्वार्टरली प्रॉफिट्स को भी अपना यूज कर सकते हैं, ताकि मल्टीपल बैंकिंग कैटेगरीज जैसे कमर्शियल बैंक्स में आपके पास रीजनल रूरल बैंक और लोकल एरिया बैंक को इन्होंने एक्सक्लूड करा है, स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक को, ठीक है, ये सभी यहाँ पर अपने CET1 के अंदर क्या शो कर सकते हैं, क्वार्टरली प्रॉफिट्स को। रिमूव करेंगे एग्जिस्टिंग रिस्ट्रिक्शन, जिसमें कि क्वार्टरली प्रॉफिट्स आपके CET1 में केवल तब ऐड होगा अगर एनपीए की प्रोविजनिंग 25% जो प्रीवियस ईयर का यहाँ पर एवरेज था उससे ज्यादा डिविएट नहीं करती। अब ये क्या है एनपीए की प्रोविजनिंग? तो जब हमारे पास में जैसे मान लो कोई लोन लिया था मिस्टर एक्स ने और ड्यू डेट इनकी थी 30th ऑफ अप्रैल को इनको एक ईएमआई पे करनी थी, इन्होंने उसे अगले 90 दिन तक अगर रीपे नहीं करा तो ऐसी सिचुएशन में इनको जो लोन दिया गया वो एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया। और ऐसी एसेट्स के लिए यहाँ पर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैपिटल, डिपेंडिंग कि वो किस कैटेगरी में आते हैं, हमारे जो बैंक्स होते हैं उनको अलग से बचा कर रखनी होती है, ताकि अगर इस तरह के लोन्स डिफॉल्ट हो जाएं तो बैंक के पास इनफ कैपिटल हो कि बैंक इंसॉल्वेंट ना हो। मान लो ऐसे 10,000 लोन्स आपके यहाँ पर डिफॉल्ट हो गए तो बैंक को तो मेजर लॉस होगा, तो बैंक बंद ना हो जाए इसलिए हम प्रोविजनिंग करते हैं। वो प्रोविजनिंग आपकी पिछले साल की प्रोविजनिंग से 25% डिविएट अगर नहीं करती है तो ऐसे में ही पहले आप क्वार्टरली प्रॉफिट्स ऐड कर पाते थे, अब वो जो कंडीशन है वो हटा दी गई। क्लियर? अब यहाँ पर हम और क्या करेंगे, एलिमिनेट कर कर इस कंडीशन को आरबीआई क्वालिफाई कर रहा है सिंपल कैलकुलेशंस। ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी होगी बैंक की कि वो अपने प्रॉफिट्स को रेगुलेटरी कैपिटल का हिस्सा दिखाएं
और यहाँ पर स्टेटमेंट ऑन डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज आई थी 8 अप्रैल को, जिसमें कि उन्होंने बोला कैपिटल मैनेजमेंट को इम्प्रूव करेंगे पीरियड्स ऑफ अर्निंग वोलेटिलिटी। मतलब जब हमारे पास वॉलेटाइल टाइम होता है ना, फॉर जहां पर कि हमारे पास जो बैंक है उनकी इनकम वॉलेटाइल है, कभी बढ़ रही है, कभी मार्केट सिचुएशंस ऐसे हैं कि एकदम नीचे गिर जा रही है, तो उस टाइम पर वो कैपिटल को अच्छे से मैनेज कर पाए, इसलिए ये अमेंडमेंट लाया जा रहा है। सेकंड आ जाते हैं, अब आती है बात ट्रेड्स की। ट्रेड्स क्या होते हैं सबसे पहले ये समझते हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल ई डिस्काउंटिंग सिस्टम, आरबीआई ने एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें कि हमारे जो एमएसएमईज हैं वो क्या करती हैं, मान लो इन्होंने एक सप्लायर को सामान बेचा, ठीक है, सॉरी इन्होंने एक बायर को सामान बेचा। बायर यूजुअली जो एमएसएमई के हैं वो यहाँ पर लार्ज कॉर्पोरेट्स या फिर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। अब इन्होंने जो सामान बेचा तो इन्होंने बोला भाई पेमेंट हम लेट अस कंसीडर 90 डेज के बाद करेंगे। अब एमएसएमई को वर्किंग कैपिटल चाहिए, ये तो क्या है, एक छोटी कंपनी है, इसको पैसे की जरूरत होगी तभी ये नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर पाएगी। तो अब यहाँ पर क्या होता है, एमएसएमई ने बायर के नाम पर एक बिल बनाया या एक इनवॉइस जनरेट करी, बायर ने उसे साइन कर कर एमएसएमई को वापस करा। एमएसएमई इस ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर जाकर इसको अपलोड करेगी, ठीक है। अपलोड करने के बाद में मान लो ये जो बिल था, लेट अस जस्ट कंसीडर, ओके एग्जांपल से समझ रहे हैं, 100 रुपीज का यहाँ पर ये बिल था। अब अलग अलग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जिसमें एनबीएफसी और बैंक होंगे वो यहाँ पर बोलेंगे कि जैसे मान लो पहले ने बोला हम यहाँ पर 100 रुपीज का आपका बिल है, इस पर लेट अस कंसीडर 95 रुपीज देंगे। एक ने बोला 97 रुपीज देने के लिए रेडी है, एक ने बोला 96 और एक ने बोला 94, ठीक है। अब आप कहेंगे मैम बाकी पैसा, तो यहाँ पर बैंक आपको एक तरीके से वर्किंग कैपिटल लोन दे रहा है, इसीलिए बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उतना चार्ज कट करेंगे। तो एमएसएमई यहाँ पर देखेगा हाईएस्ट बिडर कौन है, हाईएस्ट बिडर कौन था हमारे पास, 97 वाले हैं, तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बिड को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। और ये जो बायर होते हैं ये यहाँ पर एक्नॉलेज करते हैं कि जो एमएसएमई ने ये बिल अपलोड करा है ये इनके नाम में सच में जनरेट हुआ है। और जब बायर अब पेमेंट करेंगे एमएसएमई को, तो वो एमएसएमई को पेमेंट ना कर कर किसको कर रहे हैं, जिस बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पर इस पर्टिकुलर बिल की रीपेमेंट की है। आगे समझ में, तो ये होता है ट्रेड्स प्लेटफॉर्म। अच्छा, अब हमारे पास में आरबीआई ने ड्राफ्ट मास्टर डायरेक्शन निकाली है ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम के लिए, जिसमें ये बोल रहे हैं कि रैशनलाइज और हार्मोनाइज करेंगे एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस को। तो ये बोलते हैं कि ऑनबोर्डिंग जो है एमएसएमई के लिए उसको सिंप्लीफाई कर कर इसको इजी बनाएंगे माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, जहां पर फाइनेंसिंग जो हो रही है डिस्काउंटिंग कर कर ट्रेड रिसीवेबल्स की डिस्काउंटिंग कैसे, 100 रुपीज का बिल था और हमने कितनी पेमेंट करवाई थी, 97 रुपीज की, 3 रुपीज यहाँ पर डिस्काउंट फी कट कर ली थी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने। तो ये बोल रहे हैं कि जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है ट्रेड्स ऑपरेटर की, अब ये जो ट्रेड्स प्लेटफॉर्म है ये ऑल्दो यहाँ पर एक स्कीम आरबीआई लेकर आई, इनका प्लेटफॉर्म है, लेकिन इसको ऑपरेट अलग अलग प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं, ना वो कोई बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ना एमएसएमई, एक अलग से प्लेटफॉर्म है जो कि इसको ऑपरेट कर रहा है, राइट। अब ये बोल रहे हैं कि अगर आप यहाँ पर एक ट्रेड्स ऑपरेटर बनना चाहते हो और नॉन बैंक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स के साथ में, तो मिनिमम नेटवर्थ 25 करोड़ की रखोगे जो कि आपको कॉन्टिन्यूअसली मेंटेन करनी है, और एग्जिस्टिंग एंटिटीज ऑथराइज किया जाएगा कि वो ट्रेड्स प्लेटफॉर्म को ऑपरेट करें। इंश्योर करें कि नेटवर्थ क्राइटेरिया जो है वो लेटेस्ट 31 मार्च 2027 तक आप मीट कर लो। दैट इज अगर आप एक ट्रेड्स ऑपरेटर बने रहना चाहते हो तो 25 करोड़ रुपीस की नेटवर्थ आपको हमेशा मेंटेन कर कर रखनी है। फ्रेमवर्क एक्सपेंड करते हैं पार्टिसिपेशन, जिसमें कि बायर्स, एमएसएमई सेलर्स, फाइनेंशियर्स, इंश्योरेंस कंपनीज, ठीक है, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड, ये सभी आपके आ सकते हैं। और इकोसिस्टम जो है इनवॉइस फाइनेंसिंग का उसको हम यहाँ पर स्ट्रेंथन कर रहे हैं। क्रेडिट गारंटी और इंश्योरेंस आरबीआई अलाउ करता है फाइनेंशियर्स को। फाइनेंशियर कौन है, फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट्स जो हमारे पास में बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं वो 97 रुपीज,
कि क्रेडिट गारंटी अवेल कर सकते हैं कवर को या इंश्योरेंस इन ट्रेड्स ट्रांजेक्शन के लिए। दो इंश्योरेंस जो है वो एक क्रेडिट रिस्क मिटिगेंट आप अपनी बैलेंस शीट में नहीं दिखाओगे। तो यहाँ पर हमारे पास में अलग अलग रिस्क को लिए हमें दिखाना होता है कि उन्हें हम कैसे एलिमिनेट या कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं कि ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर अगर आप कोई इंश्योरेंस ले रहे हो तो उसको क्रेडिट रिस्क मिटिगेंट अपनी बुक्स में नहीं शो करना। डायरेक्शंस इशू की गई सेक्शन 18 रेड विद सेक्शन 10(2) ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। नेक्स्ट जाते हैं, आरबीआई ओपन कर रहा है टर्म मनी मार्केट नॉन बैंक्स के लिए। हमारे पास में कॉल मनी, नोटिस मनी और मनी मार्केट, टर्म मनी मार्केट, तीन तरह के मनी मार्केट्स होते हैं। कॉल मनी में ओवरनाइट अगर किसी बैंक को बोरो या फिर लैंडिंग करनी है। नोटिस मनी में आपके पास 2 दिन से 14 डेज तक का टाइम होता है। और टर्म मनी में बियॉन्ड 14 डेज दैट इज 15 डेज से लेकर अप टू 1 ईयर। तो अब ये बोल रही हैं कि आरबीआई ने डिसाइड करा है कि टर्म मनी मार्केट में पार्टिसिपेशन, लिक्विडिटी और फाइनेंशियल मार्केट डेप्थ को बढ़ाने के लिए हम एक्सपेंड करेंगे। टर्म मनी मार्केट में जैसा मैंने बताया 15 डेज से लेकर 1 साल तक के लिए अगर आप बोरो या लेंडिंग करना चाहते हो फंड्स की, तो यहाँ पर ओवरनाइट रेट्स और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स जो हैं उनके बीच में ये क्रूशियल लिंक बन गया। और मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन को इंप्रूव करते हैं। क्या आप जानते हैं जो रेपो रेट आता है वो यहाँ पर मनी मार्केट में क्या रेट्स चल रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और यहाँ पर जो सबसे पहले इंपैक्ट आता है रेपो रेट का वो भी आपका मनी मार्केट पर ही दिखाई देता है। तो करेंटली बैंक्स और स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स इनको अलाउ किया गया कि वो पार्टिसिपेट करेंगे सब्जेक्ट टू प्रूडेंशियल लिमिट्स। स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स क्या होते हैं? प्राइमरी डीलर्स होते हैं जो कि बाई या सेल कर सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। और स्टैंड अलोन में किसी बैंक ने एक अपनी सब्सिडरी स्टार्ट करी एनबीएफसी पीडी जो कि केवल इस बिजनेस में होगी। तो ये यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट को डीपन करने के लिए है। आरबीआई अलाउ करता है नॉन बैंक पार्टिसिपेंट्स जैसे कि ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एनबीएफसी, कॉर्पोरेट्स को कि वो इस मार्केट को अब एक्सेस कर सके, टर्म मनी मार्केट को, ठीक है। हमारे पास में कितने ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है? 5। कौन कौन से हैं? नबार्ड, नेशनल हाउसिंग बैंक, एक्सिम बैंक, नफेड और एक कौन सा है बताओ? सिडबी, ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ पर ये 5 ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एनबीएफसी जिसमें कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को भी लेंगे और कॉर्पोरेट्स भी अब टर्म मनी मार्केट को एक्सेस कर सकते हैं। प्राइमरी डीलर्स के लिए लिमिट्स को एनहांस करा गया है। सेंट्रल बैंक यहाँ पर बोरोइंग लिमिट्स स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स की भी इंप्रूव कर रहे हैं ताकि मार्केट एक्टिविटी एनहांस हो। आरबीआई प्रपोज कर रही है डिस्पेंस विद आईएफआर रिक्वायरमेंट्स इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मोस्ट कमर्शियल बैंक्स के लिए। तो आरबीआई ने ड्राफ्ट अमेंडमेंट डायरेक्शंस निकाली हैं कि जो फ्रेमवर्क है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का अक्रॉस मल्टीपल बैंक कैटेगरीज जिसमें कि कमर्शियल बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और आरआरबीज आते हैं। तो विड्रॉल होगा आईएफआर का। आरबीआई प्रपोज करता है कि विड्रॉ करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व रिक्वायरमेंट जहां पर करेंटली 2% का बफर हम इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज पर मेंटेन करते हैं अगेंस्ट मार्क टू मार्केट लॉसेस। अब बैंक्स जो है उनको कोई भी जरूरत नहीं है कि वो आईएफआर कॉन्टिन्यूसली मेंटेन रखें। इंस्टेड कंप्लायंस यहाँ पर केवल बैलेंस शीट डेट्स पर होगा, ईजिंग ऑपरेशनल बर्डन। ट्रीटमेंट एग्जिस्टिंग आईएफआर बैलेंसेस की बात करें तो एग्जिस्टिंग आईएफआर बैलेंस एक टियर 1 कैपिटल की तरह काम करेगा। ट्रांसफर्स जो हो रहे हैं इन रिजर्व्स में जैसे कि स्टैट्यूटरी रिजर्व्स, जनरल रिजर्व्स या प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस बिलो द लाइन। अब आपको थोड़ा सा मैं इसके बारे में समझा देती हूँ। देखो मान लो यहाँ पर बैंक ने कुछ इन्वेस्टमेंट्स करी यहाँ पर मार्केट सिक्योरिटीज में जैसे कि आपका बॉन्ड हो गया या फिर आपकी इक्विटीज हो गई, राइट। अब यहाँ पर जो प्राइस मूवमेंट था वो आपका फ्लक्चुएट हुआ जिसकी वजह से बैंक को कोई भी अनफेवरेबल यहाँ पर मूवमेंट्स देखने के लिए मिले, मेजरली लॉस देखने के लिए मिले। तो उस लॉस को यहाँ पर एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे पास में या फिर जो डेप्रिसिएशन हो रहा है इन सिक्योरिटीज का, बैंक जो होते हैं वो एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मेंटेन करते हैं। अब ये बोल रहे हैं कि जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट है,
ठीक है। अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का 2% अमाउंट आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में मेंटेन करना है, ताकि मार्क टू मार्केट अगर कोई भी लॉसेस हो रहे हैं, आपके वैल्यूएशन में कोई भी यहाँ पर लॉस हो रहा है, तो आपको ये कैपिटल प्रोटेक्ट कर पाए। अब बैंक्स को बोला गया कि कॉन्टिन्यूसली इस आईएफआर को आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब बैलेंस शीट डेट आएगी, जब आप यहाँ पर अपनी क्वार्टरली या फिर एनुअल बैलेंस शीट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, तब यहाँ पर आपको कंप्लायंस फॉलो करना है, ताकि ऑपरेशनल बर्डन आपका ईज आउट हो जाए। तो अब जो एवरीडे आपको वैल्यूएशंस वगैरह कर इस रिजर्व को मेंटेन करना था, उसकी जगह बैलेंस शीट पर आप करेंगे। अब हमारे पास में टीयर 1 कैपिटल होता है, तो टीयर 1 कैपिटल में हम क्या लेकर चलते हैं, कोर इक्विटी टीयर 1 कैपिटल और आपका एडिशनल टीयर 1 कैपिटल। तो यूजुअली हमारे पास में टीयर 1 कैपिटल में कुछ चीजें आती हैं जो कि हमें बाजिल नॉर्म्स बताते हैं, ठीक है, और कुछ यहाँ पर एक दो चेंजेस होते हैं जो कि आपके आरबीआई की वजह से रहते हैं कि भाई आरबीआई यहाँ पर रिकमेंडेशंस को 100% एज इट इज फॉलो नहीं कर रही। तो एक तो पेड अप कैपिटल होती है, आपके शेयर्स पर जितना पैसा आपको मिल चुका है। स्टैट्यूटरी रिजर्व्स, जो कि रिजर्व्स आपको यहाँ पर किसी लॉस के अकॉर्डिंग बनाने हैं, और डिस्क्लोज्ड फ्री रिजर्व्स आपके, जिनको आप फ्रीली कहीं भी यूज कर सकते हैं। एडिशनल टीयर 1 में आते हैं परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, मतलब यहाँ पर वो प्रेफरेंस शेयर्स जिनमें कि आपका कोई भी डिविडेंड एक्यूमुलेट नहीं होता, और ये परपेचुअल है, मतलब ये इनफाइनाइट टाइम के लिए है। वो रिजर्व्स भी आप रखते हैं एडिशनल टीयर 1 में। इसके अलावा परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स जो आरबीआई की रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को मीट करेंगे। अच्छा, अब इसी में ये बोल रहे हैं कि जो आपका यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, वो भी आप टीयर 1 कैपिटल में शो कर सकते हैं। और जो ट्रांसफर आप रिजर्व्स में करते हैं, स्टैट्यूटरी रिजर्व, जनरल रिजर्व आपके, या प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस में, उसमें आप इसे शो करेंगे टीयर 1 कैपिटल के साथ साथ। एट प्रेजेंट कमर्शियल बैंक्स इंक्लूडिंग लोकल एरिया बैंक हमेशा कैपिटल चार्ज मार्केट रिस्क के लिए मेंटेन रखते हैं, और रिवाइज नॉर्म्स इन्वेस्टमेंट क्लासिफिकेशन एंड वैल्यूएशन को अब आपको फॉलो करने हैं। देखो होता क्या है, मार्केट रिस्क क्या है कि कोई भी प्राइस मूवमेंट्स में चेंजेस आ रहे हैं। अब हमारे पास में कैपिटल चार्ज हम कैसे मेंटेन करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास में कितना लॉस हो सकता है, राइट। तो जितना लॉस हो सकता है उसके लिए अलग अलग मॉडल्स होते हैं, रिस्क मेजरमेंट किया जाता है, वैल्यू एट रिस्क, सेंसिटिविटी, स्ट्रेस टेस्टिंग, बहुत सारे मॉडल्स होते हैं। तो रिस्क हमारे पास कितना है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर, ठीक है, हमें कितना रिस्क कैपिटल चाहिए, और 0.09 से इसको डिवाइड कर दिया जाता है कि टोटल एक्सपोजर हमारा जो भी है उसके अकॉर्डिंग, एंड ये हमारे पास में कैपिटल चार्ज का एक फॉर्मूला होता है। तो ये बोल रहे हैं कि कैपिटल चार्ज तो आपको मेंटेन करना ही है, साथ में इन्वेस्टमेंट क्लासिफिकेशन और वैल्यूएशन के रिवाइज नॉर्म्स को फॉलो करेंगे। एंड अदर बैंक कैटेगरीज जैसे स्मॉल फाइनेंस, पेमेंट बैंक, रीजनल रूरल बैंक को ये रिवाइज कर रहे हैं आईएफआर गाइडलाइंस को ऑपरेशनल चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए, जो कि थ्रेशोल्ड्स मेंटेन इनको करने हैं। आरबीआई ड्राफ्ट गवर्नेंस अमेंडमेंट डायरेक्शन लेकर आई है 2026 बैंक्स के लिए, जिसमें कि ये वेरियस बैंक्स को इंक्लूड करेगी, कमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, लोकल एरिया बैंक। रैशनलाइज करेंगे, स्ट्रीमलाइन करेंगे मैटर्स जो कि बैंक बोर्ड्स के सामने रखे जाते हैं, फोकस करेंगे स्ट्रैटेजी और रिस्क गवर्नेंस के ऊपर। सो हमारे पास में यहाँ पर आरबीआई ने 7 ब्रॉड थीम्स रखी। प्रिंसिपल बेस्ड गाइडेंस, ब्रॉड यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बोर्ड्स को फ्लेक्सिबिलिटी देंगे कि अपना एजेंडा और प्रायोरिटीज को आप खुद डिसाइड करो। तो हमारे पास में अलग अलग प्रिंसिपल्स होते हैं हर रिस्क के लिए, तो यहाँ पर 6-7 प्रिंसिपल्स होते हैं, ऑपरेशनल रिस्क में 15 प्रिंसिपल्स होते हैं, मार्केट रिस्क में 4 प्रिंसिपल्स होते हैं। हर एक प्रिंसिपल को आपको फॉलो करना होता है अकॉर्डिंगली। यहाँ पर ये बोलते हैं कि बोर्ड ऑफ गवर्नेंस, जो आपके पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, इनकी ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सीनियर मैनेजमेंट को ओवरसाइट रखनी है, रिस्क मैनेजमेंट कमिटी जो होती है उनको यहाँ पर जितनी भी पॉलिसीज प्रोसीजर्स है उनको इम्प्लीमेंट कराना है। फाइन। तो ये बोल रहे हैं कि आरबीआई ने जो पहले 7 ब्रॉड थीम्स रखी हुई थी, अब उनको हटाकर प्रिंसिपल बेस्ड गाइडेंस की तरफ जा रहे हैं। बोर्ड ओवरसाइट एरियाज, तो रिवाइज फ्रेमवर्क ये कहते हैं कि बोर्ड की जो ओवरसाइट है, रिस्क मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे, रिलेटेड एंटिटीज आपके पास में एक्सपोजर कितना है। एक्सपोजर मतलब मैंने अगर इन्वेस्टमेंट कर रखी है 10 लाख की, तो मैं बोलूंगी 10 लाख का एक्सपोजर है।
मैंने लोन दे रखे हैं 50 लाख करोड़ के, तो 50 लाख करोड़ का एक्सपोजर है। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड जो कि पीजे नायक कमेटी लेकर आई थी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन बैंक्स, उसी की बात हो रही है। डेलीगेशन ऑफ मैटर्स, बोर्ड्स को अलाउ किया गया कि डेलीगेट करो सर्टेन मैटर्स बोर्ड कमिटी या मैनेजमेंट कमिटीज को, और अथॉरिटी रिटेन करो मटेरियल अमेंडमेंट्स के लिए। मटेरियल अमेंडमेंट्स मतलब सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स के लिए, जिसका स्कोप यहाँ पर बोर्ड खुद डिफाइन करेगा। चेयरपर्सन जो है बोर्ड के, वो यहाँ पर मीटिंग एजेंडास को सेट करेंगे। बोर्ड इंश्योर करेगा एडिक्वेट टाइमली इंफॉर्मेशन फ्लो हो फ्रॉम मैनेजमेंट, और ये जो गवर्नेंस प्रोविजंस हैं ये इक्वली पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पर एप्लीकेबल रहेंगे 1 सितंबर 2026 से। आरबीआई इंट्रोड्यूस कर रही है न्यू फ्रेमवर्क एनबीएफसी क्लासिफिकेशन स्केल्ड बेस्ड रेगुलेशन रिव्यू। इसमें हमारे पास 4 टीयर्स होते थे। पहला होता था बेस लेयर, मिडिल लेयर, अपर लेयर, टॉप लेयर, राइट। जिसमें मिडिल लेयर में हमेशा डिपॉजिट टेकिंग जो एनबीएफसी थे उनको रखते थे। पीयर टू पीयर लैंडिंग, अकाउंट एग्रीगेटर्स बेस लेयर में आते थे। अपर लेयर में जिनकी सिस्टमिक इंपॉर्टेंस होती थी, और जो सिस्टमिक इंपॉर्टेंस में भी एकदम हाई लेवल के एक्सेप्शनल एनबीएफसी थे, वो टॉप लेयर में आते थे। अब ये इस पूरे फ्रेमवर्क को चेंज कर रहे हैं। तो आरबीआई ने एक नया फ्रेमवर्क बनाया है, कैटेगराइज कर रहे हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को, जो कंप्लायंस बर्डन है वो रिड्यूस हो और रेगुलेशंस इंप्रूव हो। तो हमारा जो एग्जिस्टिंग स्केल बेस्ड रेगुलेशन फ्रेमवर्क है, इसको यहाँ पर 4 टीयर में सिस्टम लेकर आए थे इनकी सिस्टमिक इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग। तो जो बेस लेयर होता है, अगर 1000 करोड़ से कम के आपके एसेट साइज हैं और नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज हैं, तो उनको लेकर चलेंगे। जैसे पीयर टू पीयर लैंडिंग होता है, या फिर अकाउंट एग्रीगेटर एनबीएफसीज होते हैं। मिडिल लेयर में डिपॉजिट टेकिंग आपके एनबीएफसीज आ गए, ठीक है, और लार्ज नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज आ गए, जैसे कि आपके पास में कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज वगैरह हो गई। एनबीएफसी अपर लेयर में जो कि आपके पास में एनहांस्ड सिस्टमिक रिस्क है कि अगर ये एनबीएफसी फॉल किया तो ये पूरी हमारी जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं उनको इम्पैक्ट करेगा, या इंटीग्रेटेड मार्केट को। टॉप लेयर यहाँ पर आइडियली एम्प्टी रहने के लिए है, लेकिन अगर सब्सटेंशियल इंक्रीज हो गया सिस्टमिक रिस्क प्रोफाइल में अपर लेयर वालों की, तो यहाँ टॉप लेयर में शिफ्ट कर देंगे। अब ये बोल रहे हैं कि एनबीएफसी जिनका एसेट साइज 1 लाख करोड़ या उससे ज्यादा का है, वो अपर लेयर के अंदर आएंगे। और करेंट मॉडल में जहां पर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव पैरामीटर्स रख रहे थे, उस वाली चीज को हटा देंगे। देखो यूजुअली हमारे पास में जो एनबीएफसीज होते हैं उनके लिए अलग अलग बेस लेयर्स का वो है क्लासिफिकेशन। जब एसेट साइज 1000 करोड़ से कम होता है तो बेस लेयर में आता है। अगर एसेट साइज 1000 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ के बीच में होता है, तो वो आपका आता है यहाँ पर एसेट साइज 1000 करोड़ या अबव का मिडिल लेयर के अंदर, ठीक है। अब एनबीएफसी अपर लेयर में ये बोल रहे हैं कि केवल उन्हीं को रखा जाएगा जो कि 1 लाख करोड़ से ज्यादा वाले हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक और क्वांटिटेटिव मेजर लेकर आ रहे हैं जो पहले नहीं चल रहा था। की चेंज यहाँ पर इंक्लूजन होगा गवर्नमेंट ओन्ड एनबीएफसी का अपर लेयर में। आरबीआई की ओनरशिप न्यूट्रल अप्रोच के साथ में इसको फॉलो करेंगे। जल्दी से एक बार रिवीजन करा देती हूँ मैं आपको। तो हमारे पास में देखो बेस लेयर में हमेशा ही पीयर टू पीयर, अकाउंट एग्रीगेटर, नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी और एनबीएफसी जिनके पास में कोई पब्लिक फंड्स नहीं है या फिर कस्टमर इंटरफेस नहीं है, वो आते हैं। मिडिल में आपके पास में एनबीएफसी डिपॉजिट टेकिंग आएगा, और मिडिल या अपर में हम कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को भी ले आते हैं, जिनको हम कभी भी बेस लेयर में नहीं रखेंगे। और एक इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी भी होती है। एक होते हैं स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स, जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था वो, और साथ में यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, ये मिडिल लेयर में ही आएंगे। एंड यहाँ पर इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी फैक्टर, मॉर्गेज गारंटी कंपनी, ये सब की आपके अलग अलग लेयर्स के बीच में आती हैं। अब टाटा सन्स का कुछ केस हुआ जिसमें कि यहाँ पर एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है, ये है क्या है, ये आपकी एक एनबीएफसी सीआईसी है। तो ये बोल रही है कि जो आपके पास में यहाँ पर केस हुआ है कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी टाटा एसेट्स का, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या करती है, ये इन्वेस्टमेंट शेयर्स में, इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर्स, डेट में या लोन में कर रही है 90% इसके टोटल एसेट्स, और इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स इसको 60% तक अपनी ग्रुप कंपनीज में करनी होती है।
तो ये यहाँ पर लिस्टेड है बाय सितंबर 30 लास्ट ईयर, क्योंकि इसमें 15 एंटिटीज अपर लेयर की ब्रैकेट में आ रही थी। तो टाटा सन को मना कर दिया गया कि यहाँ पर अदर एंटिटीज हैव कंपाइल्ड विद द प्रोविजन। आरबीआई रिवाइज कर रहा है मेथोडोलॉजी, आइडेंटिफाई करेंगे एनबीएफसी अपर लेयर को। तो यहाँ पर जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 1 लाख करोड़ के ब्रैकेट में इसको लेकर आ रही हैं, तो हमारे पास में यहाँ पर इंक्लूजन गवर्नमेंट ओन्ड एनबीएफसी को भी अपर लेयर में ही रखा जाएगा, ऐसा बोला गया है। और प्रिंसिपल ओनरशिप न्यूट्रल रेगुलेशन को अलाइन करते हुए होगा। स्टेट गवर्नमेंट की गारंटीज वाले हैं अगर क्रेडिट रिस्क ट्रांसफर टूल विदाउट एनी कैप, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास अगर एक एनबीएफसी यूएल बनना है तो टॉप 15 एंटिटीज अपर लेयर में आपको लिस्ट करनी है। टाटा सन जो है वो आपका लिस्टिंग नहीं कर पाया अक्टूबर 2025 तक, जो कि इसकी डेडलाइन थी। तो टाटा सन्स ने यहाँ पर एसेट्स इनके 1.7 लाख करोड़ के हो गए थे और ये एनबीएफसी अपर लेयर में आ रहे थे, लेकिन इन्होंने कोई भी लिस्टिंग नहीं की आईपीओ की। तो एनबीएफसी क्या है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है यहाँ पर, जिसमें कि आप देखेंगे हमारे पास में प्रोवाइड करते हैं बैंकिंग लाइक सर्विसेज, लोन, इन्वेस्टमेंट, और कोई भी फुल बैंकिंग लाइसेंस यहाँ पर ये नहीं रख रहे। आरबीआई ने एनबीएफसी ब्रांच ऑथराइजेशन अमेंडमेंट डायरेक्शंस यहाँ पर निकाली है कि जो एनबीएफसीज हैं वो यहाँ पर बिना आरबीआई के प्रायर अप्रूवल के अपनी ब्रांचेस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी क्या है, कंपनी जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, लोन दे सकती है, एडवांसेस दे सकती है, शेयर्स, स्टॉक्स, बॉन्ड, डिबेंचर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अक्वायर कर सकती है, लीजिंग, हायर परचेज, इंश्योरेंस, चिट बिजनेस में आ सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर ये डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का पार्ट नहीं हो सकते और आरबीआई से बोरो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इनके ऊपर कुछ यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं। अब यहाँ पर आपके पास एसी शाह कमेटी आई थी जिन्होंने प्रूडेंशियल नॉर्म्स फॉलो करवाने की बात की थी, एंड ये अब बोल रहे हैं कि अगर हम एनबीएफसी को यहाँ पर ब्रांचेस खोलनी है तो आरबीआई से प्रायर अप्रूवल ना लेकर बाद में इन्फॉर्म कर दो, तो ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, ब्रांच एक्सपेंशन कर पाएंगे। और यहाँ पर ब्रांच आपका जो ओपन कर रहे हैं विदाउट प्रायर अप्रूवल, सर्टेन कंडीशंस यहाँ पर डिपॉजिट टेकिंग एंटिटीज के लिए उनके नेट ओन्ड फंड पर बेस्ड रहेंगी, ठीक है। तो हमारे पास में ना यहाँ पर कॉन्सेप्ट होता है ओन्ड फंड का, नेट ओन्ड फंड का। तो ये बोल रहे हैं कि जो ओन्ड फंड है, ठीक है, उसमें आपके पास में यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। नेट ओन्ड फंड, ओन फंड होता है पेड अप इक्विटी कैपिटल, कंपलसरी कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, प्री रिजर्व्स, कैपिटल रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड लॉसेस को माइनस करेंगे, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और अदर इंटेंजिबल एसेट्स। नेट ओन फंड निकालने के लिए अनएनकम्बर्ड कैपिटल, जैसे कि ओन फंड में से अगर आपने अपनी खुद की ही सब्सिडरीज में कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है ग्रुप कंपनीज में, वो हटा दो। बुक वैल्यू आपके डिबेंचर्स की, बॉन्ड्स की, लोन्स की, डिपॉजिट्स की सब्सिडरी या ग्रुप कंपनीज के साथ, वो हटा दो। तो आपके पास में ओन फंड में से जब इनको माइनस कर देंगे दोनों को तो नेट ओन फंड आएगा। अब ये कहते हैं कि हमें ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी देनी है एनबीएफसी को ब्रांच एक्सपेंशन के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो पाए, इंश्योर करेंगे नेसेसरी रेगुलेटरी कंप्लायंस। अब कंडीशन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी के लिए क्या है, देखो इनके पास में नेट ओन फंड 50 करोड़ तक का होना चाहिए, क्रेडिट रेटिंग इनके पास में यहाँ पर बिलो AA है, तो ये एक ब्रांच यहाँ पर ओपन कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं एजेंट्स को विद इन द स्टेट जहां पर ये रजिस्टर्ड है। अगर नेट ओन फंड यहाँ पर 50 करोड़ से ज्यादा का है और क्रेडिट रेटिंग AA से ज्यादा या AA है तो ब्रांच यहाँ पर आप कभी भी खोल सकते हैं। अच्छा, डिपॉजिट टेकिंग जो एनबीएफसी होते हैं वो आपके 12 महीने मिनिमम और 60 मंथ्स मैक्सिमम तक डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं, फाइन। दूसरा कंडीशन ये होता है कि इनको जो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स इन डिपॉजिट्स पर देते हैं, जैसे आपने कोई एफडी खोला उस पर इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, तो एनबीएफसी को आरबीआई बताता है कि मैक्सिमम कितना इंटरेस्ट रेट आप ऑफर कर सकते हैं, फाइन। अब यहाँ पर हमारे पास में सबसे पहले डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी आपको समझ में आ गए ना क्या होते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि हमारे पास में ये जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग होती है ये भी क्राइसिल, इकरा, केयर, इकरा, फिच, ब्रिकवर्क या समेरा से मिलनी चाहिए। और इनको साफ साफ बोला गया है कि इनके पास जो पब्लिक डिपॉजिट्स होते हैं वो इनके, ठीक है, इनका नेट ओन फंड से 1.5 टाइम से ज्यादा नहीं हो सकते, फाइन, ये भी याद रखना। तो अब हमारे पास गोल्ड लोन कंपनीज जो कि आपकी किसके अंदर आएंगी,
एनबीएफसी आईसीसी के साथ में यहाँ पर आएंगी। तो उसके लिए भी आपको इन्होंने कुछ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी बोलते हैं इसको, इसके लिए भी इन्होंने आपको कुछ गाइडलाइंस बताई हैं जिनको आपको फॉलो करना होगा। तो ये क्या बोल रही हैं, ये बोलते हैं कि गोल्ड लोन कंपनी सिग्निफिकेंटली बेनिफिट करेंगी आरबीआई के अप्रूवल, जहां पर बियॉन्ड 1000 ब्रांचेस, इनको अब आपका पहले आरबीआई अप्रूवल चाहिए होता था जब आप 1000 से ज्यादा ब्रांचेस खोल रहे थे और स्ट्रिक्ट एक्सपेंशन था, अब ये रिलैक्स हो गया। आरबीआई अनवेल कर रहा है मीडियम टर्म स्ट्रेटेजी फ्रेमवर्क उत्कर्ष 2029 करेंसी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा आपके पास में, तो उसको अच्छे से समझना। ये बोलते हैं आरबीआई ने लॉन्च करा उत्कर्ष 2029, ठीक है, इसका मीडियम टर्म स्ट्रेटेजी फ्रेमवर्क अप्रैल 2026 मार्च 2029 के लिए सक्सीड करेंगे उत्कर्ष 2.0। फ्रेमवर्क एम करता है कि गाइड करे आरबीआई की स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज को, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट यहाँ पर नेक्स्ट 3 इयर्स में हो जाए। 6+ क्या है, रोबस्ट रेगुलेशन, कस्टमर सेंट्रिसिटी, इंक्लूसिव फाइनेंस, कॉम्पिटिटिव मार्केट्स, इफेक्टिव टेक्नोलॉजी, फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन और ग्लोबल इंडिया। आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया उत्कर्ष 2022, रिप्लेस करेंगे शॉर्ट टर्म एनुअल प्लान लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क के लिए। एक डिजिटल उत्कर्ष वेब एप्लीकेशन है, क्वार्टरली मॉनिटर कर रहे हैं बाय टॉप मैनेजमेंट। लॉन्ग टर्म डिलीवरेबल्स उत्कर्ष 2029 के अंडर प्रोजेक्ट समुद्र मॉडर्नाइज करेंगे करेंसी मैनेजमेंट सिस्टम को, सीबीडीसी को एक्सपेंड करेंगे, सपोर्ट करेंगे क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को एफिशिएंटली, स्केल अप कर रही है यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस इंक्लूसिव क्रेडिट डिलीवरी के लिए। आरबीआई ने रिलीज करा है डिस्कशन पेपर सेफगार्ड इन डिजिटल पेमेंट्स, प्रपोज कर रहे हैं 1 आवर का डिले डिजिटल पेमेंट्स अगर 10,000 रुपीज से ज्यादा है। तो आरबीआई ने एक डिस्कशन पेपर निकाला सेफगार्ड्स इन डिजिटल पेमेंट्स टू एड्रेस राइजिंग फ्रॉड रिस्क को। डिजिटल पेमेंट्स इंडिया में ग्रो कर रही है रैपिडली, वॉल्यूम आपकी 38 टाइम्स ओवर द पास्ट डिकेड इंक्रीज हो चुकी है। ज्यादातर जो फ्रॉड्स होते हैं वो सोशल इंजीनियरिंग की वजह से होते हैं, जहां पर यूजर्स खुद को ऑथराइज कर रहे हैं और ट्रांजेक्शंस खुद ही ऑथराइज करते हैं। 1 आवर डिले रहेगा अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर्स अगर 10,000 रुपीज से ज्यादा है, 1 आवर डिले अगर अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर्स अबव 1000 रुपीज है, ताकि डिजिटल पेमेंट फ्रॉड्स को कर्ब किया जा सके। टैकल करेंगे ऑथराइज्ड पुश पेमेंट फ्रॉड्स को। ड्यूरिंग द डिले पीरियड कस्टमर्स यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं ट्रांजेक्शंस, जहां पर बैंक को टाइम दिया जाएगा कि वो सस्पिशियस एक्टिविटीज को डिटेक्ट कर पाए। आरबीआई प्रपोज करता है ट्रस्टेड पर्सन ऑथेंटिकेशन ट्रांजेक्शन जहां पर 50,000 रुपीज से ज्यादा है वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए, जैसे कि सीनियर सिटीजन एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी। अनदर मेजर में 25 लाख रुपए का एनुअल क्रेडिट कैप है सर्टेन अकाउंट्स पर, प्रिवेंट करेंगे मिसयूज एज म्यूल अकाउंट्स। तो आपको पता है यहाँ पर दूसरे लोगों के आधार कार्ड्स वगैरह यूज कर ये जो स्पैमर्स होते हैं स्कैमर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये यहाँ पर म्यूल अकाउंट्स खोल लेते हैं उनके नाम से, उनको पता भी नहीं होता कि उनके नाम से या उनके आधार कार्ड से कोई भी अकाउंट खुला हुआ है और इसको मिसयूज करते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि 25 लाख रुपए का एनुअल क्रेडिट कैप लगाकर इस तरह के मिसयूज को भी बचाएंगे। कस्टमर्स को यहाँ पर एनहांस कंट्रोल्स मिलते हैं, जैसे ट्रांजैक्शन लिमिट्स, किल स्विच इंस्टेंटली डिसेबल करेंगे डिजिटल पेमेंट्स को। रिपोर्टेड डिजिटल पेमेंट फ्रॉड आपकी 2.6 लाख केसेस इन्वॉल्व कर रहे हैं 551 करोड़ रुपीस 2021 में, 28 लाख केसेस वर्थ 22,931 करोड़ इन 2025। आरबीआई ने न्यू गाइडलाइंस निकाली है, स्पीड अप कर रहे हैं इनवर्ड क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस को। सो आरबीआई ने यहाँ पर स्पीड अप करा इनवर्ड क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस, फोकस करते हैं डिलेस को रिड्यूस करना बेनिफिशियरी बैंक लेवल पर। रिलायंस एंड ऑफ डे नॉस्ट्रो अकाउंट रिकंसिलेशन के ऊपर यहाँ पर डिलेज लेकर आता है फंड्स को क्रेडिट करने में। फ्रीक्वेंट रिकंसिलेशंस में बैंक्स को रिकंसाइल करना है नॉस्ट्रो अकाउंट्स फ्रीक्वेंटली, प्रिफरेबली यहाँ पर रियल टाइम के अराउंड, और इंटरवल्स आपके 1 घंटे से ज्यादा नहीं होंगे। इनवर्ड रेमिटेंसेस में फॉरेक्स मार्केट आवर्स को क्रेडिट किया जाएगा सेम डे, अदरवाइज बाय नेक्स्ट बिजनेस डे। बैंक को इन्फॉर्म करना है कस्टमर्स को इमीडिएटली जब भी उनको पेमेंट का मैसेज आ जाएगा यहाँ पर, या फिर नेक्स्ट वर्किंग डे अगर आपके वर्किंग आफ्टर आवर्स के बाद में आ रहा है तो पेमेंट विद इन 2025 और G20 गोल्स के साथ में ये आपका मैच कर रहा है। फाइन,
तो अगर बाहर से पैसे आ रहे हैं, इनवर्ट क्रॉस रेमिटेंस का मतलब है यू आर रिसीविंग सम इनकम। तो यहाँ पर नॉस्ट्रो अकाउंट्स क्या होते हैं? नॉस्ट्रो अकाउंट्स होते हैं कि हमारे पास में, जैसे मान लो एसबीआई ने अपना बैंक अकाउंट न्यूयॉर्क में, ठीक है, खोला, और वो भी आपका यूएस के ही किसी बैंक के साथ, लेटर से बैंक ऑफ अमेरिका के साथ में, और ये करेंट अकाउंट होगा। तो यहाँ पर इस अकाउंट के थ्रू एसबीआई अपने सभी कस्टमर्स को डील करेगी, फाइन, रेदर देन स्टार्टिंग अ ब्रांच। तो ये यहाँ पर बोल रहे कि आपको रिकंसाइल करना है नॉस्ट्रो अकाउंट को। रिकंसाइल करने का मतलब क्या होता है कि आपको यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन हुए हैं उनको यहाँ पर रिकंसिलेशन मीनिंग मैच करना है, ठीक है, कि कोई गड़बड़ तो नहीं है दोनों अकाउंट्स में। अगर यहाँ पर हमारे पास बैंक क्या करते हैं, नॉस्ट्रो अकाउंट बनाते हैं, एक मिरर अकाउंट होगा, जो एसबीआई ने खुद के पास में अपने एक अकाउंट खोला। तो अगर मान लो 10 लाख रुपए इस नॉस्ट्रो अकाउंट में डेबिट किए गए, 10 क्रेडिट किए गए सॉरी, तो फिर 10 लाख रुपए इस मिरर अकाउंट में भी क्रेडिट किए जाएंगे। तो दोनों बुक्स को आप फिर चेक कर सकते हैं, फाइन। आरबीआई ने इशू करी है डिजिटल पेमेंट्स ई मैंडेट फ्रेमवर्क 2026, रेगुलेट करेंगे रिकरिंग डिजिटल पेमेंट मैंडेट्स को। तो यहाँ पर इन्होंने डिजिटल पेमेंट्स ई मैंडेट फ्रेमवर्क निकाला, जितनी भी एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस हैं रिकरिंग डिजिटल पेमेंट्स में इनटू सिंगल मास्टर फ्रेमवर्क को पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स और पार्टिसिपेंट्स के लिए एप्लीकेबल होगा। क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शंस यहाँ पर प्रोसेस किए जाएंगे। तो कार्ड्स, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यहाँ पर ऑप्ट करेंगे रिकरिंग पेमेंट फैसिलिटीज, कंप्लीट करेंगे वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। रजिस्ट्रेशन में आपको यहाँ पर हमारे पास में वैलिडेशन जो होगा एक एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन के थ्रू मिलेगा। क्लियरली यहाँ पर स्पेसिफाई किया जाएगा कि वैलिडिटी पीरियड आपका हर एक मैंडेट का क्या है। प्रोवाइड करेंगे कस्टमर्स को यहाँ पर एबिलिटी मॉडिफाई या विड्रॉ किया जाए मैंडेट किसी भी टाइम। फर्स्ट ट्रांजेक्शन ऑथेंटिकेशन यहाँ पर अंडर एनी ई मैंडेट ऑथेंटिकेटेड रहेगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्स्ट पेमेंट आपकी एक साथ होगी, ऑथेंटिकेशन आपको कंबाइन करनी होगी। इशूअर्स प्री ट्रांजेक्शन ट्रांसफर नोटिफिकेशन एटलीस्ट 24 आवर्स बिफोर द डेबिट सेंड करेंगे। अलर्ट्स यहाँ पर आपके पास की ट्रांजेक्शन डिटेल्स, मर्चेंट का नाम, ट्रांजेक्शन अमाउंट, डेट एंड टाइम ऑफ डेबिट, रेफरेंस नंबर ई मैंडेट का, रीजन डेबिट का, ये सब मेंशन करते हैं। ट्रांजेक्शन लिमिट्स विदाउट एडिशनल ऑथेंटिकेशन 15,000 रुपीज तक पर ट्रांजेक्शन, कोई भी एडिशनल ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं है। ट्रांजेक्शन अगर 15,000 से ज्यादा के हैं तो यहाँ पर आपको AFA लगेगा। हायर वैल्यू रिकरिंग पेमेंट्स परमिट की जा रही है बिना एडिशनल ऑथेंटिकेशन के, अप टू 1 लाख रुपीज पर ट्रांजेक्शन। इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट, म्यूचुअल फंड सब्सक्रिप्शन, क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट, कोई भी चार्जेस अलाउड नहीं है ई मैंडेट फैसिलिटी के लिए। नो चार्जेस विल बी रिवाइव्ड ऑन कस्टमर्स अगर वो ई मैंडेट सर्विस रिकरिंग ट्रांजेक्शंस के लिए रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में मैंडेट्स आते हैं, जैसे मान लो आपने फॉर एग्जांपल गूगल की कोई सर्विस ले रखी है, या फिर आपने नेटफ्लिक्स का अकाउंट अपना लिया, ठीक है। अब आपके पास मैंडेट आता है कि आप जो है क्या एक बार उसको अप्रूव करते हैं, फिर हर महीने आपके अकाउंट से अमाउंट जो है डिडक्ट हो जाती है। तो कस्टमर्स अब यहाँ पर विड्रॉ कर सकते हैं या फिर मॉडिफाई कर सकते हैं किसी भी टाइम पर इस मैंडेट को। जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है वो आपको ऑथेंटिकेट करना होगा। इसके बाद में यहाँ पर जो भी पेमेंट्स हैं वो एक साथ आपकी ऑथेंटिकेशन कंबाइन कर रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आ जाएंगी। इशूअर प्री ट्रांजेक्शन नोटिफिकेशन भेजेंगे कि भाई यहाँ पर हम आपके अकाउंट से इतना पैसा कट करने वाले हैं इस पर्टिकुलर सर्विस से रिलेटेड, जिसमें कि आपको मर्चेंट का नाम दिया जाएगा, ट्रांजेक्शन अमाउंट, डेट और टाइम क्या रहेगा, रेफरेंस नंबर और रीजन क्या है। ट्रांजेक्शन लिमिट्स हमारे पास में अगर 15,000 रुपए तक का है तो कोई भी एडिशनल ऑथेंटिकेशन नहीं लगेगा। 15,000 से ज्यादा का मैंडेट है तो यहाँ पर आपको ऑथेंटिकेशन देना पड़ेगा। हायर वैल्यूज का अगर रिकरिंग पेमेंट है और कोई भी एडिशनल ऑथेंटिकेशन नहीं है अप टू 1 लाख रुपीज, तो वो आपको इंश्योरेंस की प्रीमियम पेमेंट में, म्यूचुअल फंड के सब्सक्रिप्शन में, क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट में ये रहेगा। या फिर कोई भी चार्जेस आपके ई मैंडेट फैसिलिटी पर लगेंगे नहीं, आपको ऑफ कोर्स यूपीआई पर आ जाता है, आप यहाँ पर मैंडेट दे देते हैं, कोई एक्स्ट्रा पैसा कट नहीं होगा। इश्यूअर्स जो है वो स्ट्रक्चर्ड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म और ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म लेकर आएंगे। आरबीआई की मास्टर डायरेक्शंस आई हैं पीपीआईस के लिए अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। अब यहाँ पर मास्टर डायरेक्शन प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स में पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम के अंदर स्ट्रेंथन करेंगे सिक्योरिटी ग्रोथ डिजिटल पेमेंट्स की। तो हमारे जनरल पर्पस पीपीआईज में फुल केवाईसी, स्मॉल पीपीआईज इसमें 2,000 रुपए तक रख लेते हैं,
स्पेशल पर्पस, जैसे हम किसी को गिफ्ट दे रहे हैं, ट्रांजिट, यूपीआई वन वर्ल्ड, फॉरेन विजिटर्स के लिए स्ट्रिक्ट यूजेज लिमिट रखी जाएगी। तो ये सभी प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट इशुअर्स और सिस्टमेटिक सिस्टम्स पार्टिसिपेंट्स के लिए रहेगी। एक पीपीआई इशुअर जो है कोई भी इंटरेस्ट पीपीआई बैलेंस पर पे नहीं करेगा। अब यहाँ पर नेटवर्थ रिक्वायरमेंट नॉन बैंक एंटिटीज के लिए क्या है? 5 करोड़ की नेटवर्थ, 15 करोड़ रुपीस तक ये 3 साल में हो जानी चाहिए, फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया मीट करोगे और परपेचुअल ऑथराइजेशन कंप्लायंस के रिगार्डिंग रहेगा। अगर फुल केवाईसी पीपीआई हो रही है तो उसमें आप मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक अपने पास में रख सकते हैं। जैसे डिजिटल वॉलेट्स होता है ऐसे काम करता है ये, ठीक है। जैसे अगर मान लो आप किसी को अमेजोन का ई वाउचर गिफ्ट कर रहे हैं तो वो आपका गिफ्ट पीपीआई की तरह काम कर रहा है। सिमिलरली मंथली ट्रांजेक्शन लिमिट है, केवल एक ही ऐसा वॉलेट आप रख सकते हैं। P2P अगर यहाँ पर ट्रांसफर्स है तो 25,000 रुपए तक पर मंथ, कैश लोडिंग अगर करनी है तो 10,000 रुपए पर मंथ तक आप कर सकते हैं। कैश में विड्रॉल कर रहे हैं तो आरबीआई के रूल्स फॉलो करने हैं। मिनिमम वैलिडिटी यहाँ पर आपकी 1 साल रहेगी। स्मॉल पीपीआई जहां पर मिनिमल केवाईसी चाहिए, ओटीपी वेरीफाइड मोबाइल और बेसिक सेल्फ डिक्लेरेशन, जब यहाँ पर फुल सीडीडी दैट इज कस्टमर ड्यू डिलीजेंस परमिटेड कंप्लीट नहीं हुआ तो मैक्सिमम बैलेंस 2 लाख से आपका सीधा 10,000 पर आ गया। 2 साल की वैलिडिटी है, यहाँ पर मिनिमम वैलिडिटी ही 1 साल की है। ये केवल मर्चेंट पेमेंट्स ही यहाँ पर परमिट करेंगे। P2P आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते या कैश विड्रॉल नहीं कर सकते और इसको आप फुल केवाईसी पीपीआई में अपग्रेड करा सकते हैं। स्पेशल पर्पस में गिफ्ट पीपीआई आपका मैक्सिमम 10,000 रुपए तक नॉन रीलोडेबल है, वैलिड रहेगा 1 साल तक। आप इसको परचेज नहीं कर सकते कैश के साथ में और कोई भी विड्रॉल PP2P अलाउड नहीं है। ट्रांजिट पीपीआई में कोई भी केवाईसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, लिमिट 3,000 रुपए और ये केवल ट्रांसपोर्ट पेमेंट्स के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। ये स्पेशल पर्पस है तो हर एक का पर्पस होगा, कोई भी विड्रॉल या ट्रांसफर आप नहीं कर सकते। परपेचुअल दैट इज इनफाइनाइट टाइम के लिए यहाँ पर इनकी वैलिडिटी हो सकती है। यूपीआई वन वर्ल्ड फॉर फॉरेन नेशनल्स एनआरआईज, पासपोर्ट या वीजा वेरिफिकेशन के बाद में ये इनको इश्यू किया जाएगा। मर्चेंट पेमेंट्स आप 5 लाख रुपए तक के मंथली कैप में कर सकते हैं, बैलेंस रिफंड कर सकते हैं इवन फॉरेन करेंसी में जब वीजा एक्सपायर होगा उसके बाद भी, ठीक है। तो जैसे आपका वीजा एक्सपायर हो गया, अब आपको अपना जो पैसा आपने यहाँ पर रखा था उसको रिफंड भी करा सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में। फ्रेमवर्क में इंटरऑपरेबिलिटी होगी यूपीआई और कार्ड नेटवर्क्स की। मैंडेटेड रिपोर्टिंग है, ऑडिट्स होती हैं। बैलेंस इनोवेशन यहाँ पर टाइटर रेगुलेटरी ओवरसाइट पेमेंट इकोसिस्टम में रहेगी। क्लियर है? तो सेबी ने प्रपोज किया है न्यू फ्रेमवर्क ताकि कैलकुलेट कर पाए नेटवर्थ रिक्वायरमेंट हमारे स्टॉक ब्रोकर्स के लिए। तो यहाँ पर न्यूज एक बार अच्छे से समझ लेते हैं कि क्या हमारे पास में पूरा फॉर्मूला रहेगा और क्या यहाँ पर सेबी ने बोला है इस पर्टिकुलर आपके सर्क्यूलर में। तो देखो सेबी ने ये बोला कि हमारे पास जो नेटवर्थ रिक्वायरमेंट है स्टॉक ब्रोकर्स की उसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अपना चेंज कर रहे हैं, ठीक है। इसका मेथड चेंज कर रहे हैं ताकि ऑपरेशनल रिस्क जो हमारे पास में ये ब्रोकर्स फेस करते हैं उसको बेटर वे में रिफ्लेक्ट कर पाए, अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर इन्वेस्टर्स को कैपिटल मार्केट में प्रोटेक्ट कर पाए। तो अभी नेटवर्थ क्या होती है कि स्टॉक ब्रोकर की, यहाँ पर आप क्या लेंगे कि उनके पास में कितने एसेट्स हैं माइनस यहाँ पर क्या लाइबिलिटीज हैं। फाइन, तो आप देखेंगे कि अगर एक स्टॉक ब्रोकर है तो नेटवर्थ यहाँ पर एक फाइनेंशियल सेफ्टी क्वेश्चन की तरह उनके लिए काम करेगा। इंश्योर करेंगे कि जो ब्रोकर हैं वो फाइनेंशियली साउंड हो, इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को हम प्रोटेक्ट करें और मार्केट डिसरप्शंस मिनिमाइज हो जाएं अगर एक ब्रोकर लॉसेस या डिफॉल्ट फेस करते हैं। तो अब हमारे पास में सेबी ने प्रपोज करा न्यू फ्रेमवर्क, कैलकुलेट करोगे स्टॉक ब्रोकर का नेटवर्थ रिक्वायरमेंट। करंट मेथड में 10% एवरेज क्लाइंट कैश बैलेंसेस होते हैं जो कि आपके आउटडेटेड हैं। आप स्ट्रीमिंग मैकेनिज्म्स की वजह से क्लाइंट के जो फंड्स हैं अब हम इनको क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के पास ट्रांसफर करेंगे। तो रिवाइज फ्रेमवर्क में अलाइन करते हैं कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑपरेशनल रिस्क के साथ और हमारे इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन को एनहांस करना है। तो ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस मानी जाती है आफ्टर आपकी मार्जिन्स। तो पहले जो ब्रोकर्स थे वो क्या करते थे, वेरिएबल नेटवर्थ अपनी यहाँ पर मेंटेन करते थे जो कि एवरेज क्लाइंट कैश बैलेंस कितना है उसका 10% रहता था। अब यहाँ पर इसमें मेथड में अप स्ट्रीमिंग मैकेनिज्म जो थी वो आपको देखने के लिए मिली जिसकी वजह से ये जो मेथड था ये आपका आउटडेटेड हो गया। अब आप कहेंगे मैम ये अप स्ट्रीमिंग मैकेनिज्म क्या होती है? तो देखो
अप स्ट्रीमिंग मैकेनिज्म में हमारे पास क्लाइंट के जो फंड्स अलोकेट कलेक्ट कर देते हैं ब्रोकर्स, वो हम यहाँ पर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के पास में ट्रांसफर करते हैं। और ये ब्रोकर्स के पास फंड्स नहीं रहेंगे, जैसे क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है उसके पास चले गए या फिर एनएससी बीएससी के पास चले गए, तो ब्रोकर्स क्योंकि अब यहाँ पर कंपैरेटिवली लोअर क्लाइंट बैलेंस रखेंगे, तो जो पुराना फॉर्मूला है वो करेक्टली एक्चुअल ऑपरेशनल रिस्क ब्रोकर्स का क्या है उसको कैलकुलेट नहीं कर पाया। और इसीलिए आरबीआई ने एक रिवाइज फ्रेमवर्क हमें यहाँ पर ला कर दिया। ठीक है, तो सेबी ने सजेस्ट किया कि जो वेरिएबल नेटवर्थ है ये हमें एग्रीगेट ऑफ 3 कंपोनेंट्स लेकर चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर सेबी चाहता था कि कैपिटल रिक्वायरमेंट और एक्चुअल रिस्क के बीच में बेटर अलाइनमेंट हो, स्ट्रॉन्गर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ब्रोकर्स की बढ़ जाए और हमारे पास साइंटिफिक रिस्क मेजरमेंट हो। तो नेटवर्थ को हम यहाँ पर सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस लेकर चलेंगे, जो कि पहला लाइन ऑफ डिफेंस जैसा बताया मार्जिन है, जो डिपॉजिट्स आपने कलेक्ट करे ताकि नॉर्मल ट्रेडिंग रिस्क को कवर कर पाओ। सेकेंड लाइन में अगर रिस्क या लॉसेस हमारे मार्जिन के बियॉन्ड चले गए या ऑपरेशनल फेलियर्स की वजह से, फ्रॉड की, टेक्नोलॉजी इशू, सेटलमेंट प्रॉब्लम की वजह से हुए, तो बैंक की खुद की नेटवर्क इस रिस्क को एब्जॉर्ब करेगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो क्या है, एवरेज क्रेडिट बैलेंस ऑफ क्लाइंट्स ओवर प्रीवियस 6 मंथ्स का 10%। ठीक है, जो क्रेडिट बैलेंस है वो क्या है, मनी पेएबल बाय ब्रोकर टू क्लाइंट। ये पैसा मनी पेएबल बाय ब्रोकर से कहा जा रहा है, क्लाइंट के पास जाएगा। फाइन, अब हमारे पास में ये इंश्योर करेंगे कि ब्रोकर्स हैंडल करें लार्ज क्लाइंट फंड्स को, मेंटेन करें स्ट्रॉन्गर कैपिटल बफर्स। दूसरा कंपोनेंट 2 है एक स्लैब बेस्ड रिक्वायरमेंट, जिसमें कि नंबर ऑफ एक्टिव डायरेक्ट क्लाइंट्स की बात होती है। अब हमारे पास में यहाँ पर ज्यादा एक्टिव डायरेक्ट क्लाइंट्स होते हैं तो नेटवर्थ रिक्वायरमेंट भी हायर होगी। एक लार्ज क्लाइंट बेस का मतलब ग्रेटर ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी, हायर कंप्लायंस बर्डन और हायर सिस्टमिक रिस्क है। तो बिगर ब्रोकर्स यहाँ पर ज्यादा कैपिटल रिस्क को मेंटेन करेंगे। और अगर एक एडिशनल रिक्वायरमेंट हमारे क्लाइंट्स जो ऑनबोर्ड कर रहे हैं थ्रू ऑथराइज्ड पर्संस, तो यहाँ पर ऑथराइज्ड पर्संस कौन होते हैं, एजेंट, फ्रेंचाइजी, सब ब्रोकर्स, जो कि क्लाइंट को ब्रोकर के पास लेकर आते हैं। अब जितने एपी लिंक्ड क्लाइंट्स होते हैं वो ऑपरेशनल रिस्क, सुपरविजन का रिस्क, कंप्लायंस चैलेंजेस को बढ़ा देते हैं। तो जो एडिशनल नेटवर्थ रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर इस रिस्क से हमें प्रोटेक्ट करेगी। तो सेबी ने यहाँ पर प्रपोजल जो दिया है इसमें वर्किंग ग्रुप की कंप्राइज करेंगे एक्सचेंजेस सच एज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अलोंग विद ब्रोकर एसोसिएशंस। तो हमारे पास में आप देखेंगे कि ब्रोकिंग कंपनीज इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से कैपिटल मार्केट रेगुलेशन, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मार्केट इंटरमीडियरी, ये सभी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये आपको यहाँ पर याद रखनी है। क्लियर, नेक्स्ट जाते हैं। आरबीआई ने सभी बैंक्स को डायरेक्ट करा है कि जितना भी ओवर द काउंटर फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसमें कि रुपी आपका इन्वॉल्व है, वो ग्लोबली यहाँ पर अंडरटेक किया जाए बाय रिलेटेड पार्टीज टू सीसीआईएल। मतलब देखो हमारे पास में यहाँ पर एग्जैक्टली आरबीआई ने किसके बारे में बात की, ओवर द काउंटर, जो कि कैसा होता है, आपका कस्टमाइज ट्रांजेक्शंस रखता है, राइट। अब यहाँ पर ये बोलते हैं आरबीआई से कि देखो आपको क्या करना है, अगर आप एक ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 बैंक हैं तो आप यहाँ पर जितने भी ओवर द काउंटर फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स है जिसमें इंडियन रुपी इन्वॉल्व है और ये अंडरटेक आपने ग्लोबली करा अपने रिलेटेड पार्टीज के थ्रू, तो ये आपको सीसीआईएल को यहाँ पर रिपोर्ट करना होगा। तो आप ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव करो, फॉरेक्स मार्केट में रिस्क मॉनिटरिंग को स्ट्रेंथन करो, ऑफशोर आईएनआर एक्सपोजर्स को ट्रैक करेंगे, रेगुलेटरी ओवरसाइट को इंप्रूव करेंगे और ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को एनहांस करेंगे। तो ओवर द काउंटर फॉरेक्स डेरिवेटिव्स में हमारे पास में क्या होगा, फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट जो दो पार्टीज के बीच में हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल बैंक और एक हमारे पास कोई कॉर्पोरेट हो गई,
अब ये यहाँ पर आपको अपने बीच में ही सारे टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड करेंगे। आउटसाइड फॉर्मल स्टॉक एक्सचेंज, फॉरेक्स मार्केट में वैल्यू जो ड्राइव होगी वो कहाँ से होगी, करेंसी की क्या मूवमेंट्स और एक्सचेंज रेट्स आपके क्या है। सो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि हमारे पास में जो भी काउंटर पार्टी ओवर द काउंटर पार्टी रिस्क है उनको हमें प्रोटेक्ट करने के लिए फॉरेक्स डेरिवेटिव्स यूज करने हैं, जैसे फॉरवर्ड, स्वैप, ऑप्शन, करेंसी फ्यूचर्स, एक्सचेंज ट्रेडेड होते हैं ये, और नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड्स। तो एक आईएनएस फॉरेक्स डेरिवेटिव क्या होगा, एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जहां पर रुपी जो है वो आपका वन ऑफ द अंडर, ठीक है, यहाँ पर अंडरलाइंग एसेट या फिर करेंसी इन्वॉल्व है, जिसमें यूएसडी आईएनआर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, रुपी स्वैप, रुपी ऑप्शंस होते हैं। और रिलेटेड पार्टीज में क्या होगा, बैंक की खुद की फॉरेन ब्रांचेस हो सकती हैं, या फिर यहाँ पर सब्सिडरीज हो सकती हैं, पेरेंट एंटिटीज हो सकती हैं, ग्रुप कंपनीज जो कि एडी कैटेगरी 1 बैंक के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। तो हमारे पास में अब ये बोलते हैं कि ट्रांजेक्शन जब ट्रेड रिपोजिटरी सीसीआईएल की, सीसीआईएल क्या है, सीसीआईएल आपके पास में एक फाइनेंशियल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन है, क्लियर करता है, सेटलमेंट करता है फाइनेंशियल मार्केट ट्रांजेक्शंस को, ट्रेड रिपोजिटरीज की तरह ऑपरेट करता है और रिस्क मैनेजमेंट को फाइनेंशियल मार्केट्स में सपोर्ट करता है। तो ट्रेड रिपोजिटरी क्या है, डेटाबेस किसका, कि आपके पास में डेरिवेटिव ट्रांजेक्शंस जो हुए उसका डेटा आपने मेंटेन करना है, आपने डेटा मेंटेन करना है काउंटर पार्टी एक्सपोजर इंफॉर्मेशन का और रिस्क पोजीशन का। तो रेगुलेटर्स मॉनिटर कर पाएंगे सिस्टमिक रिस्क को, डिटेक्ट करेंगे कंसेंट्रेशन रिस्क, इंप्रूव करेंगे मार्केट ट्रांसपेरेंसी को, ठीक है। तो हमारे पास में आप डिलीवरेबल, नॉन डिलीवरेबल, ओटीसी डेरिवेटिव्स, ऑफशोर ट्रांजैक्शंस एक्सपेंड करेंगे स्कोप, रेगुलेटरी ओवरसाइट बियॉन्ड डोमेस्टिक मार्केट्स। एग्जाम्पशन में कॉन्ट्रैक्ट जहां पर नॉशनल वैल्यू $1 मिलियन की है, बैक टू बैक ट्रेड्स हैं, ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टीज और अदर ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स के बीच में होंगे, और फेस्ड इंप्लीमेंटेशन यहाँ पर हमें इसका करना है, ठीक है। तो डिलीवरेबल ओटीसी डेरिवेटिव जहां पर कॉन्ट्रैक्ट में एक्चुअल करेंसी जो है, मान लो बैंक से यहाँ पर कस्टमर ने एक्चुअल में करेंसी को परचेज करा, और अगर हमारे पास में नॉन डिलीवरेबल है तो वो कॉन्ट्रैक्ट जहां पर कोई फिजिकल करेंसी की डिलीवरी नहीं हुई है, हमने क्या करा, जिसको प्रॉफिट था उसको पैसा मिल गया, जिसको लॉस था उससे, ठीक है, केवल और केवल जो कैश डिफरेंस था वो उठाया। मुझे करेंसी नहीं खरीदनी थी, मुझे कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिल पेमेंट्स नहीं करनी थी, रेदर मुझे केवल प्रॉफिट जनरेट करना था। तो ऑफशोर मार्केट्स में ही बहुत ज्यादा आपके ट्रेड होते हैं। इवन जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स आपके इंडिया के बाहर एग्जीक्यूट हो रहे हैं उनको भी हम रिपोर्ट करते हैं अगर ये रुपी एक्सपोजर के साथ लिंक्ड है। तो आरबीआई अब ऑफशोर आईएनआर मार्केट पर फोकस कर रही है, क्योंकि एक्सचेंज रेट वॉलेटाइल हो चुके हैं, हिडन रिस्क हमारे पास आ रहे हैं और डोमेस्टिक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अफेक्ट हो रही है। तो कॉम्प्रिहेंसिव विजिबिलिटी रहे, बेटर मॉनिटरिंग कर पाए ग्लोबल आईएनआर एक्सपोजर्स के लिए। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे कि हमारे पास में आरबीआई ने क्या किया, कुछ एग्जाम्पशंस दिए, जैसे कि ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी दी। अब एग्जाम्पशन 1 में स्मॉल कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट नॉशनल वैल्यू $1 मिलियन के हैं तो एग्जाम्प्टेड है। अगर यहाँ पर बैक टू बैक ट्रेड्स में बोला कि जो ऑफसेटिंग ट्रांजेक्शंस हैं हेज कर सकते हैं अनदर पोजीशन, क्योंकि रिस्क आपका लार्जली न्यूट्रलाइज्ड है, और रिपोर्टिंग एग्जाम्पशन यहाँ पर प्रोवाइड किया गया। ट्रांजेक्शन रिलेटेड पार्टीज और अदर कैटेगरी 1 बैंक्स के बीच में जो हो रहे हैं उनको भी एग्जाम्पशन दिया गया। तो 2027 जुलाई तक आपको 70%, 2028 तक 80% और जुलाई 2028 तक आपको 100% रिपोर्टिंग करनी है। तो मैंडेटरी रिपोर्टिंग पेरेंट लेवल ट्रांजेक्शन की आपकी जुलाई 2027 से शुरू हो जाएगी, क्लियर है। ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स फॉरेन एक्सचेंज में भी डील कर सकते हैं, फॉरेक्स ट्रांजेक्शंस भी और फॉरेक्स डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स में भी। तो मेजर कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो यहाँ पर आपके इन्वॉल्व हैं, क्लियर। तो यहाँ पर स्ट्रेंथन करेंगे रिस्क मॉनिटरिंग, इंप्रूव करेंगे ट्रांसपेरेंसी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेकर आएंगे, कैप्चर करेंगे ग्लोबल लिंक आईएनआर लिंक एक्सपोजर। नेक्स्ट यहाँ पर आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट सेट करे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लोटिंग रेट बॉन्ड का 6.45% अप्रैल 30, 2026 से अक्टूबर 29, 2026
तो 6 महीने के लिए यहाँ पर हमारे पास में क्या सेट किया गया, हमारे पास में यहाँ पर फ्लोटिंग रेट बॉन्ड जो है इनके लिए इंटरेस्ट रेट्स को सेट कर दिया गया है। तो अब हमारे पास में फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स क्या होते हैं, जो कि किसी बेंचमार्क रेट के साथ एसोसिएटेड है, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास में इनका जो इंटरेस्ट रेट है वो पीरियोडिकली चेंज होगा, और जो यहाँ पर आपके पास में ये मार्केट इंटरेस्ट रेट्स के हिसाब से चलते हैं, और कूपन रेट आपका एवरेज वेटेड, ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एवरेज वेटेड एवरेज यील्ड के साथ में जाएंगे, जो लास्ट 3 ऑक्शंस 182 डेज के ट्रेजरी बिल्स के हुई हैं। तो ऑक्शन से पहले पहले यहाँ पर जो लास्ट 3 आपके ऑक्शंस हुए 182 डेज वाले ट्रेजरी बिल्स के अकॉर्डिंग हम इन रेट्स को डिसाइड करते हैं। अब आरबीआई फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर, अच्छा ये वेटेड एवरेज यील्ड समझ में आती है, एवरेज यील्ड जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऑक्शन में एक्सेप्ट हुई, और ये अलग अलग बिड्स के अकॉर्डिंग जो अमाउंट हमें बताई गई थी उसके थ्रू आती है। तो प्रीवेलिंग शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स क्या है, मार्केट डिमांड क्या है, और लिक्विडिटी कंडीशंस कैसी हैं, ठीक है। तो कूपन रेट इनटू यहाँ पर एवरेज वे ऑफ लास्ट 3 ऑक्शंस हम चेक करते हैं। तो हमारे पास में अब ये फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स जो होते हैं इंटरेस्ट बियरिंग, टैक्सेबल होते हैं, नॉन ट्रेडेबल होते हैं, मतलब आप इनको सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते। 7 साल के लिए इंटरेस्ट यहाँ पर हर 6 महीने में पे किया जाएगा। ये एनआरआई के लिए नहीं होते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 और फिर इसके मल्टीपल दैट इज 2000, 3000, 4000 होगी। कोई भी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट यहाँ पर नहीं लगाई गई है। तो इंटरेस्ट रेट रिस्क से यहाँ पर हमारे जो प्रोटेक्शन मिल गया, आपके जो भी इन्वेस्टर्स हैं बेटर रिटर्न्स मिलते हैं अगर रेट्स बढ़ रहे हैं, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं तो यहाँ पर आपके पास डिफॉल्ट रिस्क लो हो जाएगा। क्लियर। नॉन ट्रेडेबल का मतलब सिंपल यही है कि आपका सेकेंडरी मार्केट्स में ट्रेड नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। आरबीआई ग्रांट कर रहा है रेगुलेटरी एग्जाम्पशन टू सर्टेन स्मॉल नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज, ताकि जो कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स हैं उनको यहाँ पर ईज आउट कर पाए। तो यहाँ पर हमारे पास में कौन से एनबीएफसी की बात हो रही है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर हमारे पास नॉन डिपॉजिट, देखो आरबीआई क्या चाहता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसको पहले तो प्रमोट करे, दूसरा यहाँ पर अननेसेसरी कंप्लायंस कॉस्ट को कम करे, एक प्रपोर्शनेट यहाँ पर रेगुलेटरी अप्रोच को ये लेकर जाना चाहता है, ताकि स्मॉल एनबीएफसीज यहाँ पर लैंडिंग एक्टिविटीज के ऊपर फोकस करें। तो हमारे पास में नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज कौन से हैं, वो एनबीएफसीज जो कि पब्लिक डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, लेस रिस्की होते हैं डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी से। और हमारे पास में यहाँ पर स्मॉल एनबीएफसीज को कंप्लायंस कॉस्ट हाई फेस करनी पड़ रही थी, ऑपरेशनल डिफिकल्टीज थी, डिसप्रपोर्शनेट रेगुलेटरी बर्डन था, जिसकी वजह से आरबीआई ने बोला कि ये जो वेरी स्मॉल एंटिटीज लिमिटेड सिस्टमिक इम्पैक्ट के साथ हैं, इनको सेम रेगुलेशन फॉलो नहीं करने जैसे कि लार्ज एनबीएफसीज को। तो यहाँ पर हमारे पास में जितनी भी स्मॉल नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज हैं जिनका एसेट साइज कम है और लिमिटेड सिस्टमिक सिग्निफिकेंस है, उनको हम लेकर जाएंगे, जो कि स्केल बेस्ड रेगुलेशन के आपके बेस लेयर के अंडर आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास टाइप 1 एनबीएफसी और टाइप 2 इन्होंने इस तरीके से इसको निकाला है, जहां पर कोई भी पब्लिक फंड्स नहीं है, कोई कस्टमर इंटरफेस नहीं है। तो आपके पास में और टाइप 2 में सभी अदर एनबीएफसी क्लैरिटी लेकर आएंगे रेगुलेटरी कैटेगरीज में। अब ये बोलते हैं कि हमारे पास में यहाँ पर जो बेस लेयर है स्मॉल एनबीएफसी लोअर रिस्क के साथ हम इनको रखते हैं। तो अब यहाँ पर डी रजिस्ट्रेशन एलिजिबिलिटी की जो एग्जिस्टिंग एनबीएफसीज हैं, अगर वो पब्लिक फंड्स अवेल नहीं कर रहे, कोई कस्टमर इंटरफेस नहीं है, तो वो यहाँ पर टाइप 1 एनबीएफसी की तरह रजिस्टर्ड हुए हैं, तो यहाँ 6 महीने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इफेक्टिव डेट दिसंबर 31, 2026 तक आरबीआई के प्रवाह प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन पोर्टल से डी रजिस्ट्रेशन स्टेटस के बाद में अनरजिस्टर्ड टाइप 1 डीएफसीज हो जाएंगी, और यहाँ पर लिमिटेड आरबीआई ओवरसाइट फिर भी रहेगी। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कब होगा, अगर एसेट साइज 1000 करोड़ से ज्यादा हो गया और इनडायरेक्टली पब्लिक फंड्स को ये एक्सेस कर रहे हैं, मैंडेटरी रजिस्टर करेंगे टाइप 1 एनबीएफसीज और आरबीआई रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आरबीआई एक्ट, फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट और नेशनल हाउसिंग बैंक 1987 के अंडर
ये रेगुलेशंस आपकी आई हैं। क्लियर? तो हमारे पास अगर डिमांड डिपॉजिट्स आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, पार्ट ऑफ पेमेंट सिस्टम है, तो आप एक बैंक कहलाते हैं। अदरवाइज यहाँ पर आप एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं जो कि चेक इशू फैसिलिटीज भी अवेल नहीं कर सकती हैं। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। अब यहाँ पर आपसे बोल रहे हैं आपका नेक्स्ट न्यूज में, आरबीआई ने ओवरऑल करा है फ्रेमवर्क फॉर हैंडलिंग लोन अफेक्टेड बाय नेचुरल डिजास्टर्स। सो यहाँ क्या हुआ इस न्यूज में, आरबीआई ने अमेंडमेंट डायरेक्शंस निकाली कि बैंक का जो सिस्टम रिस्पॉन्स है ड्यूरिंग नेचुरल कैलामिटीज, राइट्स, डिस्टर्बेंसेस, अदर कमर्शियल इवेंट्स, एक्सटर्नल इवेंट्स जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को डिस्टर्ब करते हैं। तो यहाँ पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर जो आरबीआई को पावर मिली है और रिजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस एसिड डायरेक्शन सेकेंड अमेंडमेंट के थ्रू यहाँ पर ये डायरेक्शंस को लेकर आई, जहां पर नेचुरल डिजास्टर्स जो होती हैं वो आपको लॉस ऑफ इनकम दे रही हैं, राइट। इसके अलावा यहाँ पर डिस्ट्रप्शन होता है बिजनेस का, रीपेमेंट में डिफिकल्टी आती है, स्ट्रेस एसेट्स जो हैं उनमें राइज होता है, एनपीएस में राइज होता है। तो आरबीआई फास्टर रिलीफ देना चाहता है अब अपने बोरोवर्स को, यूनिफॉर्म रिस्पॉन्स मिलेगा, बेटर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो पहले जो फ्रेमवर्क था वो नेचुरल डिजास्टर्स पर ही फोकस कर रहा था, राइट, सिविल डिस्टर्बेंस और अदर एक्सटर्नल इवेंट्स जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को अफेक्ट करेंगे। तो नेचुरल कलामिटी अब यहाँ पर कोई भी इवेंट जो कि ऑफिशियली नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड या स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड ने यहाँ पर आपका रिकॉर्ड किया है, ठीक है, अनाउंस किया। अब ये बोल रहे हैं एसएलबीसी और यूटीबीसी रिक्वायरमेंट में स्टेट लेवल बैंकर कमेटी और हमारे पास यूनियन टेरिटरी लेवल बैंकर कमेटी। तो एक कोऑर्डिनेशन फोरम होगा जो बैंक्स आपके स्टेट या फिर यूटीज में काम कर रहे हैं। तो अगर एक कलामिटी यहाँ पर कोई भी लार्ज पार्ट स्टेट या यूटी का अफेक्ट करता है तो एक स्पेशल एसएलबीसी या यूटीबीएससी की मीटिंग होगी जो कि 15 दिन के अंदर अंदर हो जाएगी। और यहाँ पर हमारे पास में ये डिस्कशन करेंगे रिगार्डिंग कोऑर्डिनेट रिलीफ मेजर्स, डैमेज असेस करेंगे, बैंकिंग ऑपरेशन स्मूथली यहाँ पर आपके चलें और स्पीड अप करेंगे क्रेडिट सपोर्ट को। तो ब्रांच ऑपरेशंस अगर ड्यूरिंग डिजास्टर है, टेम्पररी रिलोकेशन अलाउड है, बैंक अपनी टेम्पररी शिफ्ट कर सकते हैं डिजास्टर अफेक्टेड ब्रांचेस को अल्टरनेट प्रीमिसेस में, लेकिन प्रायर इंटीमेशन आरबीआई को देना पड़ेगा। और अगर अरेंजमेंट आपकी बियॉन्ड 30 डेज आएगी तो आरबीआई का अप्रूवल मैंडेटरी कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर ये रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस एसेट के सेकेंड अमेंडमेंट के अंदर आता है और आपके पास में एक्सटर्नल इवेंट्स को भी साथ लेकर चलेंगे। जैसा मैंने बताया डेफिनेशन नेचुरल कैलामिटी की, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड या स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड इसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करेंगे। बोरोवर एलिजिबिलिटी यहाँ पर क्या होगी, जो बोरोवर्स यहाँ पर जिनके अकाउंट स्टैंडर्ड हैं और डिफॉल्ट नहीं हुआ इन नॉट मोर देन 30 डेज विद बैंक इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ देयर फैसिलिटीज, ठीक है। टाइमलाइंस यहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट रखी गई हैं। तो अगर आपके पास में यहाँ पर कोई भी अकाउंट है तो रेजोल्यूशन प्लान आपका इन्वोक होगा विद इन 45 डेज ऑफ डिजास्टर डिक्लेरेशन। इम्प्लीमेंटेशन जो रेजोल्यूशन प्लान का है वो 135 डेज के अंडर होगा। फास्टर रिलीफ डिलीवरी और प्रिवेंशन प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस का टाइमली रिस्ट्रक्चरिंग, साथ में यहाँ पर एनपीए अपग्रेडेशन का बेनिफिट भी दे रहे हैं। तो अगर एक बोरोवर अकाउंट एनपीए इसलिए बन गया क्योंकि कैलामिटी आई थी तो इसको वापस स्टैंडर्ड बना दिया जाएगा अगर रेजोल्यूशन प्लान सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो गया ताकि बोरोवर्स को रिलीफ दिया जा सके। इसके अलावा यहाँ पर एडिशनल प्रोविजनिंग की रिक्वायरमेंट्स बोली गई हैं जिसमें कि 5% जो आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट है इसके लिए बैंक को एक एडिशनल प्रोविजन बनाना है रीस्ट्रक्चर्ड अकाउंट्स का। ये ओवर एंड अबव एग्जिस्टिंग प्रूडेंशियल नॉर्म्स रहेगा। अगर स्ट्रेंथन होंगे तो रिस्क बफर, फाइनेंशियल रेजिलियंस बैंक्स का और प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्यूचर लॉसेस दिया जाएगा, ठीक है। और ये अमेंडमेंट आपके एनफोर्सेबल जुलाई 1, 2026 से ही हो रही हैं। तो फेज 2 ऑफ आरबीआई के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाते हैं आरबीआई ने नए रूल्स निकाले हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए ताकि लैंडिंग सेफर और मोर ट्रांसपेरेंट की जा सके। तो आपको पता ही है नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी आई थी उसके अंदर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को अब यहाँ पर रेगुलेशन रजिस्ट्रेशन भी दिया जा रहा है और भी बहुत सारी चीजें चेंज की जा रही हैं। तो यहाँ पर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स कंसंट्रेशन रिस्क मैनेजमेंट अमेंडमेंट डायरेक्शन और यूसीबी क्रेडिट फैसिलिटीज डायरेक्शन 2025 अमेंडेड
बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर की जा रही है, ताकि लैंडिंग रूल्स को सिंप्लीफाई करें, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेंथन, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएं, कंसंट्रेशन रिस्क को कम करें और यहाँ पर लैंडिंग प्रैक्टिसेस जो है उनको सेव करें। कंसंट्रेशन रिस्क मतलब आपने एक ही जगह बहुत सारा लोन दे रखा है, तो यहाँ पर अब ये अनसिक्योर्ड लैंडिंग लिमिट जो है उस पर फोकस कर रहे हैं। अनसिक्योर्ड एडवांसेस का क्या मतलब होता है? वो लोन जिन पर कोई कोलैटरल अटैच नहीं है, एडिक्वेट कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं है और सिक्योरिटी या फिर इनसफिशिएंट है कि लोन अमाउंट कवर नहीं कर पाएगी, जैसे कि क्लीन ओवरड्राफ्ट हो गए, पर्सनल गारंटी बेस्ड लोन्स हो गए, अनसिक्योर्ड बिल्स चेक्स हो गए। अब यहाँ पर रियलिस्टिक सिक्योरिटी वैल्यूएशन करना है, जिसमें कि यहाँ पर इनकी असलियत में रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है वो हमें पता चले, अदरवाइज लोन्स जो है वो आपके अनसिक्योर्ड बन जाएंगे। क्लियर? तो यहाँ पर आपको याद रखना है एग्जांपल्स, जैसे कि हमारे पास ये आ गए पर्सनल गारंटी बेस्ड लोन्स अनसिक्योर्ड, बेसिकली कोई कोलैटरल या तो अटैच नहीं और अटैच है तो उसकी वैल्यू बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है कि अगर यहाँ पर लोन डिफॉल्ट हो गया तो हम उसको वैल्यू को रिकवर भी नहीं कर पाएंगे। लोन को हम सिक्योर्ड कब मानते हैं? जब सैलरीड एम्प्लॉयज को दिया जा रहा है और सैलरी डिडक्शन एग्रीमेंट या शॉर्ट टर्म रिसीवेबल्स हमारे पास है 180 डेज या उससे कम के। ओवरऑल अनसिक्योर्ड लैंडिंग लिमिट हमने 20% ऑफ टोटल लोन्स एंड एडवांसेस, जो हमने टोटल लोन्स दे रखे हैं, लेट अस कंसीडर हमने 100 करोड़ का एज अ बैंक लोन दे रखा है, तो 20 करोड़ से ज्यादा के अनसिक्योर्ड लोन्स नहीं दे सकते हैं। अब ये ऑडिटेड बैलेंस शीट यहाँ पर मार्च 31 ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की देखी जाएगी। जैसे यहाँ पर 2026 31 ऑफ मार्च का जो भी आपके पास में क्या था बैलेंस शीट था, उसमें के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका टोटल लोन और एडवांस जो आपने दे रखे थे उसका 20% से ज्यादा नहीं दे सकते। स्मॉल अनसिक्योर्ड लोन्स में हमने कुछ एग्जाम्पशंस दिए हैं, तो अगर यूसीबी सेटिस्फाई कर रही है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिजनेस ऑथराइजेशन के लिए, तो यहाँ पर स्मॉल प्रायोरिटी सेक्टर अनसिक्योर्ड लोन्स 50,000 तक जो हैं वो इस 20% की सीलिंग के अंदर नहीं आएंगे। ठीक है? अगर लोन हम नॉमिनल मेंबर्स को दे रहे हैं, नॉमिनल मेंबर जो कि लिमिटेड अमाउंट बोरो कर सकते हैं, एक गारंटियर बन सकते हैं, लेकिन इनके पास ना कोई वोटिंग राइट है, ना कोई डिविडेंड राइट है और ना ही बैंक मैनेजमेंट में कुछ पार्टिसिपेशन है, और इनकी मेंबरशिप यहाँ पर 3 साल तक की है। ठीक है? तो यहाँ पर एक यूसीबी लोन देगा इनको नॉमिनल मेंबर्स को अगर बाई लॉज अलाउ करेंगी। नॉमिनल मेंबर्स के पास में कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन 2.5 लाख रुपए तक का मिल सकता है, और ये डिपॉजिट्स, गोल्ड इंश्योरेंस डिपॉजिट, जैसे कोई एफडी है वो उसको एक लीन बना दिया, इंश्योरेंस पॉलिसी या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो भी बैंक की यहाँ पर पॉलिसी है, तो यहाँ पर एक पर्सन जिसने लिमिटेड लोन या गारंटियर की तरह 3 साल तक कोई भी राइट्स, वोटिंग की, डिविडेंड पार्टिसिपेशन बैंक डिसीजन में नहीं है। फाइन। हाउसिंग लोन टेन्योर लिमिट्स भी यहाँ पर दी गई हैं, जिसमें कि इन्होंने यहाँ पर क्या बोला है, टीयर 1 टीयर 2 यूसीबीज में मैक्सिमम हाउसिंग लोन टेन्योर 20 साल का, जहां पर मॉरिटोरियम पीरियड आपका 24 मंथ्स का रहेगा, और मॉरिटोरियम केवल तभी अलाउड है अगर अंडर कंस्ट्रक्शन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज है। अगर टीयर 3 और टीयर 4 यूसीबीज हैं तो ऐसे में हमारे पास में बैंक टेन्योर मॉरिटोरियम डिसाइड करेगा बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसीज के साथ में। और अनसिक्योर्ड लोन लिमिट्स पर बोरोवर कितनी है? 5 लाख, 7.5 एंड 10 लाख। ठीक है? तो ये फॉलो करनी है आपको ओवरऑल सीलिंग के साथ में। ये आपके पास अक्टूबर 1 या उससे पहले पहले आप अडॉप्ट कर सकते हैं। आरबीआई रिलीज कर रहा है 46 हाफ ईयरली रिपोर्ट मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के ऊपर। तो यहाँ पर हमारे पास में आरबीआई की रिपोर्ट आई है जिसमें कि वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के बारे में बता रहे हैं। तो इधर इन्होंने यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में हम यहाँ पर क्या क्या लेकर चलते हैं, एसडीआर, जो भी दूसरी करेंसीज हैं, गोल्ड है, राइट। तो ये बोल रहे हैं कि इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो $700.09 बिलियन से $691.11 बिलियन तक ही रह गया। और ये आपकी हाफ ईयरली रिपोर्ट प्रिपेयर होती हैं जिसमें पोजीशन एंड मार्च और एंड सितंबर की बताई जाती है। फॉरेन रिजर्व्स में मल्टीपल करेंसीज हैं जैसे डॉलर, यूरोज, और यहाँ पर रिपोर्ट जो किया जाता है वो डॉलर के टर्म्स में किया जाता है। फॉरेन करेंसी एसेट में मल्टी करेंसी पोर्टफोलियो यूरो, पाउंड, स्टर्लिंग, येन एक्सेट्रा आ जाएगा, और वैल्यू इनकी यूएस डॉलर्स में निकालेंगे। गोल्ड होल्डिंग यहाँ पर 880.52 मैट्रिक टन गोल्ड हमने होल्ड किया डोमेस्टिकली। 197.67 मैट्रिक टन यहाँ पर
सेफ कस्टडी में बैंक ऑफ इंग्लैंड के साथ बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के साथ रखा गया। 2.80 मैट्रिक टन हमारा गोल्ड डिपॉजिट के फॉर्म में रखा गया। गोल्ड की शेयर अगर देखें यहाँ पर इन वैल्यू तो 13.92% है और हमारे पास में यहाँ पर ये अबाउट 16.70 रहेगा। इन्वेस्टमेंट IIFC यूके बॉन्ड्स में हमारे पास में आरबीआई ने मैंडेट करा है कि $5 बिलियन तक जो इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी यूके लिमिटेड आपकी इशू कर रही है उसमें आप $5 बिलियन तक कर सकते हैं। एंड मार्च 2026 में जो अमाउंट इन्वेस्ट की गई ऐसे बॉन्ड्स में वो $400 मिलियन रही। ठीक है, तो हमारे पास आरबीआई इंटरवेंशन जब फॉरेक्स मार्केट में करती है, वैल्यूएशन चेंज, कैपिटल इनफ्लो आउटफ्लो, गोल्ड प्राइस में चेंजेस हुए, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पेमेंट, तो इसीलिए हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स चेंज होते हैं। ये रिपोर्ट हाफ ईयरली रिलीज की जाती है एंड मार्च एंड सितंबर में। करेंसी कॉम्पोजिशन में डॉलर, यूरोस, पाउंड्स, येन और अदर मेजर करेंसीज आती हैं जिनको हम यूएस डॉलर टर्म में बताते हैं। और फॉरेन करेंसी एसेट्स में जो भी डिपॉजिट्स है, फॉरेन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, फॉरेन ट्रेजरी बिल्स और अदर फॉरेन एसेट्स है। अब हमारे पास मल्टी करेंसी पोर्टफोलियो मेंटेन करना होगा। गोल्ड होल्डिंग्स हमारे पास 880.52 मैट्रिक टन्स है। गोल्ड होल्डिंग डोमेस्टिकली हमने 680.05 मैट्रिक टन्स रखी है। बैंक ऑफ इंग्लैंड और यहाँ पर बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के पास में 197.67 मैट्रिक टन और जो गोल्ड डिपॉजिट होल्ड किया है वो 2.80 मैट्रिक टन है। अब गोल्ड आरबीआई ने बाहर क्यों रखा है, तो यहाँ पर इंटरनेशनल लिक्विडिटी रहे, सेफ्टी, ईज ऑफ ट्रांजेक्शन और रिजर्व डाइवर्सिफिकेशन। जो शेयर है गोल्ड का टोटल फॉरेक्स में 13.92% से 16.70% हो गया है। तो डाइवर्सिफिकेशन अवे फ्रॉम करेंसीज ग्लोबल अनसर्टेनिटी से प्रोटेक्ट करता है, इन्फ्लेशन से बचाता है, जियोपॉलिटिकल रिस्क से हमें बचाता है और रिजर्व स्टेबिलिटी यहाँ पर लेकर आता है। अच्छा, ये IIFC यूके क्या है? एक ओवरसीज सब्सिडरी है यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग को सपोर्ट करने के लिए, जहाँ पर आरबीआई $5 बिलियन तक इस बॉन्ड्स में यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकता है। एक्चुअल इन्वेस्टमेंट $400 मिलियन है। ठीक है, चलिए इसी के साथ में आरबीआई सर्कुलर्स और सेबी सर्कुलर्स आपके फॉर विच मंथ, अप्रैल मंथ कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो को हाइप कर देना, लाइक कर देना, कोई भी डाउट है तो कमेंट कर पूछ लेना। अब अपन यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम पीआईबी कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एवरीबॉडी।